सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीज़ें डूएबल लगेंगी। 2026 के पूरे 25 से 30 लाख में मैक्सिमम बच्चे, उन्हें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड नीट का पेपर दे आओ, तुम्हारी रैंक आ जाएगी। जैसे आज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा, तुमसे आज एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद अगर तुम लगाने जाओगे ना, तुमसे नहीं बन। एक एवरेज ऑफ 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर मैंने ट्राई किए थे। हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट्स, तुम लोग थोड़ा सा डर गए क्या नीट 2024 के रिजल्ट के बाद? और काफ़ी सारी चीज़ें, आई नो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा अजीब तुम्हें लग रहा होगा और तुम खुद पे डाउट कर रहे होगे कि मैंने बायो क्यों ली या फिर मैं नीट की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। आई नो, सो या लेट्स डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नन अदर देन दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माई स्कोर वॉज 715 आउट ऑफ 720। एंड डोंट वरी, मेरे टाइम पे 67, 70, 80 टॉपर्स एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। ओके, एंड मैं KVP पे स्कॉलर रह चुका हूँ, NTSC स्कॉलर भी रह चुका हूँ, जो दोनों ही एग्ज़ाम अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट तुम लोगों को शायद आइडिया होगा कि पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो या तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को मैंने गाइड किया विद द सेमिनार्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड यूट्यूब चैनल तो डेफिनेटली है, बट मैं थोड़ा फिजिकल इंटरेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, सबसे पहले तुम्हारे जो डाउट्स हैं नीट 2026 को लेके, उसे क्लियर कर देते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि तुम्हारा पेपर होने में अभी 2 साल है, एंड फॉर श्योर मुझे ऐसा यकीन है कि 2 साल में, सिंस हम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इतने सारे केसेस फाइल किए जा रहे हैं, डेफिनेटली पैटर्न में चेंजेस आएंगे या फिर टफनेस चेंज होगा। एंड बिलीव मी गाइस, बस एक बार पेपर का लेवल टफ हो गया ना, हल्का सा भी, सारा कंपटीशन धरा कर जाएगा। यस, जितने लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, सबके सब डाउन चले जाएंगे। सिर्फ एक पेपर टफ आने की देरी है, फिर चाहे कितनी ही 25-30 लाख लोग बच्चे पेपर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हल्का सा पेपर टफ एंड सारा कंपटीशन नीचे चला जाएगा। सो तुम्हें इतना सोचने की या डरने की बात नहीं है, ठीक है। अनदर थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, एंड दैट इज़ द कंट्रोल थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी ये कहती है कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचना इज़ वेस्टिंग योर एनर्जी। लाइक तुम्हें नहीं पता कि कितना पेपर टफ आएगा तुम्हारा क्या रिजल्ट होगा, अभी जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उससे रेगुलेट कर पाएगी, क्या NTA और अच्छे से पेपर कंडक्ट करा पाएगा कि नहीं, ये सारा चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी वो बायो की NCERT वाली किताब जिसे तुम्हें रोज पढ़ना है। तुम्हारे हाथ में वो मॉड्यूल्स हैं जिससे तुम्हें लगाना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को समझना है और आगे बढ़ना है। सो जो तुम्हारे हाथ में है तुम सिर्फ वो करो। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसके बारे में सोचना भी वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अपना टाइम एंड एनर्जी बचाओ एंड बी स्मार्टर। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल स्ट्रैटेजी और द प्लानिंग फॉर द जिन लोगों को प्रैक्टिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हियर इज माय सजेशन फॉर यू। तो यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इसी के लिए नीट प्रैप लेके आया आपके लिए टारगेट बैच 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। नीट 2024 में इस बैच से 4 बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आए हैं। इस बैच में तुम्हें मिलता है टारगेट साइटिंग जैसे कुछ यूनिक फीचर, इसके साथ साथ DPP, PYQ एंड फ्लैश कार्ड्स भी हैं। तुम इसके साथ साथ DPP जनरेटर जैसा फीचर, मैं अभी आपको एक DPP जनरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस 3 आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन DPP सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आप क्रिएट DPP करेंगे, एंड देन आफ्टर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, फिर आप वो चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेलेक्ट कर लिया, फिर आप वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको क्रिएट करना है, एंड देन क्रिएट DPP। फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, एंड 30 क्वेश्चंस के बाद आपको उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो NCERT में कहाँ से लिए गए हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप इसे सबमिट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप DPP जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अभी टारगेट बैच में 2 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता देता हूँ एक टॉप सीक्रेट जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। तुम्हें अगर नीट में टॉप करना है, एम्स दिल्ली आना है, फिर नीट क्रैक करना है, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कॉम्पिटिशन। यस, तुम्हें नहीं सोचना है कि तुम्हारे एग्जाम में 25 लाख बैठने वाले हैं, 30 लाख बैठने वाले हैं, 35 लाख बैठने वाले हैं। नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू ओनली। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि तुम खुद को देख रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आगे कौन है, तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे पीछे कौन है। बिकॉज जब तुम आगे वाले को देखोगे तो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब तुम पीछे वाले को देखोगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तुम्हें बस खुद को देखना है और सामने जो तुम्हारा टारगेट है,
चाहे वो डेली टारगेट हो, चाहे वो वीकली टारगेट हो, चाहे वो मंथली टारगेट हो, ईयरली टारगेट हो, तुम्हें बस उस टारगेट को अचीव करना है। बस उस टारगेट को अचीव करने के बाद तुम देखो कि तुम कहाँ पहुँचे हो। दैट वॉट आई डिड इन माई प्रिपरेशन। मैं बस लगा रहा। मैं एक लोकल कोचिंग से पढ़ा हूँ। तुम्हें लगता होगा मैं एलन आकाश से हूँ, नहीं, मैं कहीं से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक लोकल कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ एंड उसी की बेसिस पे मैंने 715 जितना बड़ा स्कोर अचीव किया एंड ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव की। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं खुद पे ध्यान देता था। मैं बिट बाय बिट खुद को बस इंप्रूव करने के बारे में सोचता रहता था कि मैं खुद को कैसे थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं था कि एलन में बैठा हुआ बच्चा एसी में बैठा हुआ है, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ टीचर लगे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास टीचर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको टॉप कराने के लिए लगे हुए हैं। नहीं यार, मेरे ऊपर भले उतने टीचर्स नहीं है बट ठीक है, मैं कर दूंगा। दैट्स वॉट माई मेंटलिटी इज़ दैट। एंड सच बताऊँ, नीट में आधा गेम मेंटलिटी का होता है। तुम्हारी मेंटलिटी अगर सही है, तुम्हारा अप्रोच सही है, तो तुम आधी रेस पहले ही जीत चुके हो। कमिंग टू द रूल नंबर 1, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो योरसेल्फ अबाउट इज दैट योर मोटिवेशन। यस, नीट की प्रिपरेशन देखो तुम क्यों कर रहे हो। किसी ने बोला है, तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया है, तुम्हारे पेरेंट्स का था, तुम्हारे दादा का सपना था कि तुम डॉक्टर बनो, या फिर तुम्हारा खुद का सपना है, या फिर तुम्हारे सीनियर्स ने बोला है। यस, सो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। तुम्हारा मोटिवेशन बहुत छोटा सा भी हो सकता है। तुम्हारा मोटिवेशन सिर्फ इतना हो सकता है कि मुझे एक अच्छी रैंक लेके आनी है एंड मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है। इट कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेशन। ये तुम्हारा मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है। ये मेरा मोटिवेशन था, सही बताऊँ। एंड और स्पेसिफिकली कहूँ तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे एक बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, अंडर 10। सच बताऊँ, तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा सपना था मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आनी है एंड ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर मुझे एम्स दिल्ली जाना है। दैट वॉज माई एक्चुअल फकिंग ड्रीम। यस, एंड इसके लिए मैंने दिन रात 2 साल मेहनत की, बस आखिरी सांस तक लड़ता रहा। मतलब बस ये था कि बस करते जाना है, ये नहीं सोचना है कि सही होगा गलत होगा। दैट वॉज माई मोटिवेशन। सो वाई मोटिवेशन इज़ नेसेसरी इज़ दैट, क्योंकि सही बताऊँ कि मोटिवेशन ही होता है जो तुम्हें रोज़ सुबह उठने पे मजबूर करता है। वही होता है जब तुम थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, तुम्हें याद दिलाएगा कि नहीं यार, यू हैव अ बिगर गोल। ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। सो मोटिवेशन ही तुम्हारा काम आएगा। ये वीडियो या फिर तुम्हारे बाकी के इन्फ्लुएंसर्स, तुम्हारे टीचर्स उतना काम नहीं आ पाएंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो तुम्हारा मोटिवेशन देगा। तुम्हारा मोटिवेशन वही है कि कोई भी मोटिवेशन हो वो होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, हम स्टार्ट तो सबके सब बहुत हाई एनर्जी के साथ करते हैं। मेरे बैचमेट्स में भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी हाई एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था कि भाई 4 देंगे, नीट में ये करेंगे वो करेंगे, सब एम्स दिल्ली अचीव करेंगे। नहीं, कितनों का हुआ? सिर्फ एक का, पूरे बैच से मेरा अकेला। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द हाई एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन कि हाँ, मेरा मोटिवेशन कॉन्स्टेंट था। एंड मोटिवेशन बाहर से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ी तो मोटिवेशन के लिए, नहीं, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड, तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। दैट शुड बी अ सेल्फ मोटिवेशन। सो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन ही है जो तुम्हें अंदर से एक एनर्जी देता है मूव ऑन करने की, कि नहीं और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे अच्छा करते चल, और आगे अच्छा करते चल, और इसी से फर्क पड़ता है। कमिंग टू द रूल नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंड एंड मूव। यस, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बैच के, तुम्हारे 2026 के पूरे 25 से 30 लाख में मैक्सिमम बच्चे, 90% बच्चे करने वाले हैं। वो गलती है चीज़ों को प्रॉपरली ना समझे, ना एनालाइज किए, खुद को अपना बनाए, बिना अपना बनाए आगे बढ़ जाना। उन्हें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड नीट का पेपर दे आओ, तुम्हारी रैंक आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। द थिंग इज़ दैट तुम्हें सिलेबस को समझना होगा। तुम्हें जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें खुद को अपना बनाना पड़ेगा। तुम्हें उसे विजुलाइज करना होगा, तुम्हें उसको अंडरस्टैंड करना होगा, ना कि सिर्फ याद करके एकदम रट्टा मार के तुम आगे बढ़ गए। इस तरीके से सिलेबस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड सच बताऊं, जैसे मैंने कहा, नीट इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस होता है ना जिसमें उसेन बोल्ट भागता है 100 मीटर 200 मीटर, जो एकदम 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। बट मैराथन होती है जो 10 सेकंड में खत्म नहीं होती। नीट भी उसी तरीके से है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 9 से तैयारी कर रहा है नीट की, वो लास्ट में टॉप करने वाला, नहीं। बिकॉज इट्स अ मैराथन। मैराथन में क्या होता है, तुम्हें कंटिन्यूसली एफर्ट मैटर करते हैं। तुम कभी ज़्यादा एफर्ट मार ली, कभी कम एफर्ट मार ली, कभी ज़्यादा एफर्ट मार ली, कभी कम एफर्ट। ये मैराथन में वर्क नहीं करता। मैराथन में क्या वर्क करता है, कंटिन्यूस एफर्ट्स। इसलिए अगर तुम कभी अच्छे से एफर्ट नहीं भी कर पाए तो ये मत सोचना तुम रेस में पीछे रह गए। बिकॉज मैंने कहा ना, ये स्प्रिंट रेस नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाएगी, ये मैराथन है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस भागने वाला जीतता है, ना कि जिसने कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी शो की थी वो नहीं जीतता। सो इस कॉन्सेप्ट को तुम हमेशा दिमाग में रखना कि तुम कभी, हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए एंड तुम्हारे 1-2 महीने वेस्ट हो जाए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो उसे हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एक चांस होता है
बैकअप का हमेशा एक चांस होता है कि तुम दोबारा गेम में वापस आओगे और भागोगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ जो स्टार्टिंग की फेज में वो है कि तुम्हें स्लो होना है। यस, स्लो कैसे होना है? जो तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट है तुम उसमें 2 से 3 महीने दो। यस, मूल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो तुम्हारा पूरा फिजिकल चुटकियों में हो जाएगा, तुम्हें फिजिकल में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन तुम्हें से मूल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हारा एक तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा और तुम्हारी फिर आगे वाली प्रिपरेशन भी डिटोरिएट ही होती रहेगी। सो 2 से 3 महीने दो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कि मूल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बेसिक तरीके से बेसिक अप्रोच रखो। उसी तरीके से जो वेक्टर काइनेमेटिक्स हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वही है 9th के ही तो हैं, वही 3 फॉर्मूले हैं, वही ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है। नहीं, इट्स नॉट ईजी। एक बुक खत्म हो जाए दूसरी बुक लगाओ, एक बुक अगर एक डीपीपी खत्म हो गई तो दूसरी डीपीपी लगाओ, काइनेमेटिक और वेक्टर की। वेक्टर और काइनेमेटिक अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया सो तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी, तुम्हारा मैकेनिक्स अच्छा हो जाएगा। और एक बार फिजिक्स में जिसका मैकेनिक्स अच्छा हो जाता है ना, फिजिक्स इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू, सच बताऊं। इसलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे बस इस जगह लैग कर जाते हैं। गलती पता है ये नहीं होती, बहुत सारे लोगों को तुमने सुना होगा कि मेरे 11th का फिजिक्स वीक है, या फिर मुझसे फिजिक्स के मार्क्स ही नहीं आते, सिर्फ 30-40 मार्क्स आते हैं, मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही। बिकॉज तुमने जो वेक्टर और काइनेमेटिक्स था, जहां तुम्हें एकदम फंडामेंटल लेवल पे समझना था, तुमने वही गलती कर दी। तुमने वही जो एकदम स्टेपिंग स्टोन होता है ना, वो स्टेपिंग स्टोन में ही तुमने गलती कर दी, तो कहाँ से वो एक माउंटेन अच्छा बनेगा? सो वही बात है, तुम्हें इस स्टेपिंग स्टोन में गलती नहीं करनी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम में से 90% बच्चे यही गलती करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे कि वो इन टॉपिक्स को, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना, काइनेमेटिक, वेक्टर्स या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको बहुत अच्छे से समझे बिना, एकदम कंसेप्चुअल, विजुलाइज, इमेजिनेशन किए बिना इसके ही वो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन बन रहे, थोड़े बहुत आंसर निकल आ रहे, अगला चैप्टर खोल लो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। एक बुक खत्म हो जाए दूसरी बुक ट्राई करो, ताकि नए टाइप के क्वेश्चन भी लगा सको, ताकि तुम्हें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है इन टॉपिक्स में। और जब तुम्हारा ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, बिलीव मी गाइस, यू आर डन फॉर द फिजिक्स। तुम्हारी पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी और तुम्हें बार बार रोना नहीं पड़ेगा दूसरों की तरह कि मुझसे फिजिक्स नहीं बन रही, ये क्या हो गया है, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तो। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3, दैट इज मेथोडोलॉजी। देखो, तुम जिस तरीके से बायो पढ़ते हो उस तरीके से तुम केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, या फिर तुम उस तरीके से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट्स में एक डिफरेंट सेपरेट अप्रोच की जरूरत है। सो अगर हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करें, सो बायोलॉजी में तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है खुद से। यस, एनसीईआरटी की सेल्फ रीडिंग करनी है। देन आफ्टर तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, तुम ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी देखो। एंड देन आफ्टर तुम्हें अगेन एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हें ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं। हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में क्या होगा ना, तुम जैसे तुमने आज चैप्टर पढ़ा, जैसे आज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा, तुमसे आज एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन 2 हफ्ते बाद अगर तुम लगाने जाओगे ना, तुमसे नहीं बनेंगे, तुम भूल चुके होगे। एंड बायो में यही प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे रिवीजन की बात होती है। रिवीजन की बात हम आगे बात करेंगे। एक प्रो टिप हमेशा ध्यान रखना कि बायो को सुबह पढ़ना, ताकि अगर तुम बायो को सुबह पढ़ लेते हो 2-3 घंटे निकाल के अलग से, सो क्या रहेगा, तुम्हारे पास जो पूरा दिन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री की रहेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मांगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत स्टार्टिंग में अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें बाद में ईजी पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर तुम अभी नहीं कर पाओगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री, आगे नहीं हो पाएगा। बायो तो हो जाती है, बायो इज ईजी फॉर यू, बट फिजिक्स केमिस्ट्री इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन। ओके, नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या अप्रोच रखना है, तुम्हें लेक्चर देखने हैं, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच है, मैंने कहा ना सबका सेम नहीं है, तुम्हें सबका अलग अलग करना है। एंड हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। सिंस यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बहुत सारे सोर्स हैं। कोशिश करो सबसे पहले उस चैप्टर के किसी एक ही जगह से क्वेश्चन ट्राई कर लो। अगर तुम्हें और क्वेश्चन ट्राई करने, फिर जाके तुम दूसरा सोर्स एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं कि आधा चैप्टर का आधा हिस्सा यहाँ से लगाया, आधा हिस्सा दूसरी जगह की किताब से लगाया, आधा हिस्सा किसी डीपीपी से लगाया। नहीं, पहले एक सोर्स को कंप्लीट करोगे उस चैप्टर के लिए, फिर जाके तुम्हें अगर उस चैप्टर की और प्रैक्टिस करनी, तब जाके तुम दूसरा सोर्स बुक उठाओगे। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज की बजाय एक सिस्टमैटिकली तुम्हें एक सोर्स से दूसरे सोर्स मूव ऑन करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखने पड़ेंगे एंड उसके बाद तुम्हें खुद एनालाइज करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि लेक्चर देखने के बाद तुम्हें खुद इमेजिनेशन करना होता है, बैठ के सोचना होता है कि तुमने क्या पढ़ा,
तुमने क्या समझा, तुम्हें क्या समझ में आया। उसके बाद तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखोगे। यस, हर बुक में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, तुम उन्हें ट्राई करो, खुद से देखो, तुम देखो कि उसने कैसे सॉल्व किया, बुक वाले ने कैसे क्या स्टेप्स ली, कैसे क्या चीज़ों को माना, क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ड्राइव की, फिर क्या क्या स्टेप्स फॉलो की। ये सारी चीज़ें पहले तुम सॉल्व एग्जाम्पल में देखो। यस, लगाओ मत अभी तुम देखो, फिर जाके तुम ईजी से स्टार्ट करो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर जाके तुम क्वेश्चन स्टार्ट करो। इस तरीके से तुम्हें करना है। एंड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। एक एवरेज ऑफ 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर मैंने ट्राई किए थे। मैं चाहूँगा कि तुम भी इतने ही या इससे ज़्यादा ट्राई करो, तब जाके तुम हर चैप्टर को कंप्लीट करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है। सो या फिजिक्स में भी तुम्हें एक करना है कि तुम्हें पहले एक पर्टिकुलर बुक लगानी है। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में गलती की थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करता था, ये बुक भी लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहा हूँ, तीसरी बुक भी लगा रहा हूँ, साथ में सारी बुक्स लगा रहा हूँ एक्चुअली। सो फिर लास्ट में कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाती। तो पहले एक बुक से चैप्टर लगा लो, फिर नेक्स्ट बुक पे आना। सो सिस्टमेटिकली सोर्सेज पे मूव करो, ना कि एक साथ। ओके, नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक, जैसे मैंने तुम्हें बताया, मल्टीपल सोर्सेज की मिस्टेक है, बिकॉज हमारे पास ऑनलाइन है तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो वही है, तुम्हें दिमाग को कंट्रोल करना होगा कि मुझे पहले क्या लगाना है, इसमें मुझे क्या लगाना है। तो तुम पहले से डिसाइड कर लो कि फिजिक्स में मुझे ये वाली चीज़ पहले लगानी है, उसके बाद मैं ये लगाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले इस किताब से क्वेश्चन लगाऊंगा, अगर ये लग जाएंगे उसके बाद ही उस किताब पे जाऊंगा। इस तरीके से तुम पहले से ही प्लानिंग कर लो। ओके, नाउ एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैंने बताया, कि वो उन्हें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करने से ही सब नंबर आ जाने हैं। नहीं भाई नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने से नंबर आ जाते हैं ना तो 25 लाख लोगों के 720 आ रहे होते बेटा। ठीक है। वही बात है, लेक्चर देखने से एक चैप्टर के लेक्चर खत्म हुए, दूसरे चैप्टर के लेक्चर ओपन कर लिए। बिकॉज मैंने कहा ना, ऑनलाइन का टाइम है, लोगों के पास लेक्चर भी बहुत सारे अवेलेबल, बहुत सारी कोचिंग्स के। तो ऐसा नहीं होता, लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनफ कॉन्फिडेंस गेन करो, तब जाके मूव ऑन करो। Coming to the rule number 4 and that is the diary method. Yes, मैंने 2 साल एक प्रॉपर डायरी मेंटेन की है खुद की, जो मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैंने एक्चुअली मैं हर दिन की प्लानिंग करता था सोने से पहले। ऐसा एक सिंगल डे नहीं जाता था जब मैं डायरी में नहीं लिखता होऊंगा कि मुझे कल क्या करना है। सोने से पहले मैं कल की प्लानिंग कर लेता था कि मुझे कल क्या क्या करना है, ताकि मुझे कल सुबह ना सोचना पड़े या मुझे परेशान ना होना पड़े कि मुझे क्या क्या करना है। सो लेट मी शो। ओके, सो जस्ट लुक एट माई डायरी, जिसमें मैं सारी चीज़ें लिखता था कि मुझे कल क्या करना है। मतलब मैं आज ही लिख लेता था। तो जैसे इसमें डेट लिखा है कि 15 तारीख को क्या करना है, तो तुम देख रहे हो कि मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या प्रैक्टिस करना है, क्या रीड करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो रीडिंग और प्रैक्टिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रीथिंग रेगुलेशन है, स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है, देखो ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ मैंने स्पेसिफाई की। हाँ, ये चीज़ एनसीईआरटी से पढ़नी है। कौन सी चीज़ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो चीज़ भी काफ़ी स्पेसिफाइड मैं लिख देता था, कि ताकि हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कि हम कल ना सोचें, वो पहले से डिसाइडेड है कि तुम्हें कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है। तो इससे एकदम स्पेसिफिसिटी आती है। तो मैं एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ कब पढ़नी है, कि ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन है तो वो दिन के कौन से टाइम में पढ़ा जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट ये रहता है कि तुम टारगेट को कंप्लीट करो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कभी भी करो। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी भी करो। ऐसे मैं नहीं कहता कि 8 से 10 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं, कभी भी करो बट ख़त्म होना चाहिए। दिस शुड बी माई टारगेट। तो इसी तरीके से तुम्हें रेगुलरली इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करना है, बिकॉज ये जो अच्छी हैबिट्स होती है ना, वही तुम्हें कहीं ना कहीं टॉपर बनाती है। या सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइज। आई नो काफ़ी सारी बातें हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अभी एट दिस मोमेंट मैं तुम्हें जो जितना बताया है तुम बस उसे फॉलो अप करो, एंड धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, हम नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे। सो या फॉलो द चैनल, एंड तुम्हें अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।